दादर क्रेमेटोरियम जो कि शिवाजी पार्क के बिल्कुल करीब है, वहां पर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस अंतिम विदाई की जो भव्यता है, इन तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह से शमशान भूमि के अंदर हम हैं। इसके पहले आप जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, हम शमशान भूमि के बाहर कवरेज किया करते थे, लेकिन हम शमशान भूमि के अंदर हैं। और यहाँ पर आप फूलों से सजावट देख लें। मेरे पीछे जो ये स्टेज बना है, जहाँ पर आशा ताई की एक बड़ी तस्वीर है, वहाँ पर एक मंच है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए थोड़े समय के लिए रखा जाएगा। उसके बाएं साइड अगर आप देखें, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं वीवीआईपीज़ के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के भी जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखें मेरे दाहिने तरफ किस तरह से फूलों से इस पूरे हिस्से को सजाया गया है, जहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। और सबसे खास बात यह है सिकता कि मेरे सामने अगर आप देखेंगे एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। बीएमसी की तरफ से ये पूरी तैयारियां हैं, जहां पर उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरों को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और एक लिंक भी जारी होगा, जिसे हम भी दिखा सकते हैं कि उस को पूरे तरीके से फिल्माया जाएगा बीएमसी की तरफ से। तो ये तैयारियां, और वहां पर साउंड सिस्टम भी है। उनके गाने भी, जो मशहूर गाने हैं, यहाँ पर बजाए जाएंगे। तो शमशान भूमि के अंदर ये तैयारियां अपने आप में बहुत चीजें कहती हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि लता मंगेशकर जी को जहां प्यार से लता दीदी हम कहते हैं, वहीं पर आशा भोसले जी को आशा ताई कहते हैं। इसके पीछे भी कुछ कहानी है। प्रशांत सिसोदिया हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर, इतनी अंतिम विदाइयां और अंतिम संस्कार हम कवर कर चुके हैं। अंतिम विदाई हमने देखी हुई है इतने सेलिब्रिटीज़ की प्रशांत जी, लेकिन ये अपने आप में कितना अलग है। और जो ताई शब्द है, जो आशा ताई के नाम के साथ जोड़ा गया, इसका महाराष्ट्र से और यहाँ के कल्चर से क्या जुड़ाव आप देखते हैं कि इस सम्मान के साथ आज शमशान भूमि के अंदर हम हैं और इतनी बड़ी तैयारियों के बीच। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने मैंने आज तक ये जो अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार कवर किए हैं, इससे बेहतरीन इंतज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा। जहाँ पे मीडिया के लिए अलग से जगह बनाई गई है, लोगों को बैठने के लिए, पानी, सब कुछ होता है। अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पे श्याम बेनेगल जी का भी अंतिम संस्कार किया गया था, इसी क्रीमेशन ग्राउंड में हुआ था। लेकिन जिस तरह से धूप से बचने के लिए पंखे, कूलर और जिस तरह से फूलों से सजाया साउंड सिस्टम, प्रशांत जी, ये मेरे नज़र में, मेरे ख्याल में पहली बार हो रहा है कि उनके गाने बजाए जाएंगे शमशान भूमि के अंदर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा हो। हाँ, वो है। लेकिन जब प्रेयर मीट हुआ था धर्म जी का, धर्मेंद्र साहब का, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन शमशान घाट के अंदर लोगों का ख्याल, खासतौर से जो गेस्ट आएंगे और जो मीडिया है उनके लिए, वो मैंने आज तक नहीं देखा। ऑर्गेनाइज किया गया है और तमाम बड़े अफसर, हम पुलिस के देख रहे हैं, बीएमसी के देख रहे हैं, सरकार की तरफ से तमाम अफसर यहाँ पर आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और चूंकि आपने धर्मेंद्र जी का जिक्र किया प्रशांत, एक दुखद एक वो घड़ी थी हमारे लिए भी कि हमने देखा कि राजकीय सम्मान तक इतने बड़े महान एक एक्टर को नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में चीजें हुई। मीडिया को बहुत सारी चीजें, जानकारी नहीं दी गई थी। कुछ गलत खबरें भी कुछ चैनलों पे चली, जिसको हमने देखा कि हम बिल्कुल एक सटीक जानकारी अस्पताल की तरफ से देते आ रहे थे। आशा भोसले जी के समय में हमने देखा कि उनके ही बेटे ने बाहर आकर मीडिया को जानकारी दी। और जो पूरा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनकी फैमिली के साथ मिलकर सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइज जिस तरीके से किया जा रहा है, एक सबक मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी के अंतिम यात्रा के अंतिम विदाई के बाद एक सबक सरकार ने भी लिया और परिवार ने भी लिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी लिया। वो भी है। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस तरह से आशा जी की इमेज थी, वो बहुत ही लोगों के साथ मिलजुल कर, सबके साथ वो बात करती थी, उसी तरह से उनके बेटे ने भी निभाया है। मैं कल देख रहा था कि वो आए चलते हुए आशीष शलार के साथ, और डॉक्टर्स भी साथ में थे। आशीष ने भी, उन शलार साहब ने भी कुछ नहीं बोला, और जो डॉक्टर थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने आके बहुत प्यार से, मीडिया वाले भी खड़े रहे, आके उन्होंने सारी बातें बताई, और बताने के बाद फिर कब कहाँ होगा, आज मीडिया को भी अलाउ किया अंदर उन्होंने जाने के लिए। इस बीच रंजना के पास हम जाना चाहेंगे। पूजा, हम आपके पास लौटेंगे, रंजना के पास हम जाना चाहेंगे। रंजना, वहाँ पर पार्थिव शरीर आशा जी का रखा गया है। अंतिम विदाई उससे पहले आम और खास हर कोई दर्शन के लिए वहां पहुंच रहा है। इस वक्त कौन कौन से लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं? रंजना। शिकता, बिल्कुल यहाँ पर एक के बाद एक वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस वक्त पीछे आप देख पाएंगे जैकी श्रॉफ को आप देख पाएंगे। अभिनेता जैकी श्रॉफ यहाँ पर पहुंचे परिवार के साथ, और अब वो वहां से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में काफ़ी देर उन्होंने अंदर समय व्यतीत किया, और जो पुलिस वाले हैं, सुबह से सुरक्षा का बंदोबस्त जो यहाँ पर जिनके जिम्मे पर है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी एक व्यक्तित्व की उनकी झलक है। देखिए, वो यहाँ पर सबसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी भावुक जब वो अंदर एंटर कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने कैमरे में कैद की। हम आपसे जुड़ आए और उन्होंने दुख को व्यक्त किया कि किस तरीके से दुनिया ने एक बड़े सितारे को इस वक्त हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख पाएंगे बॉडी लैंग्वेज में कि किस कदर गम में पूरी
अभिनेता रणवीर सिंह भी अंदर मौजूद है, रणबीर कपूर वहां पर पहुंचे हुए हैं। और तो ये तस्वीरें रंजना दिखा रही हैं उनके घर की, जहां पर उनके दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं, आम और खास तमाम बड़े नाम राजनीति की दुनिया के, बॉलीवुड के और आम जनता जिनसे वो कनेक्ट करती थी अपने गानों के जरिए। पूजा, आप और प्रशांत से मैं जानना चाहूँगी, बहुत अरसे पहले पूजा मेरी जब मुलाकात हुई थी आशा जी के साथ एक इंटरव्यू में, मैं तब बहुत यंग थी, तो तब जब हम युवा होते हैं तो हम बबली होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब आशा जी से मैं मिली तो शी वॉज मोर एक्साइटेड देन मी। तो आप लोग जो दोनों बातचीत कर रहे थे वो यही बताता है, उनका पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो हर किसी से कनेक्ट कर पाती थी, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। बिल्कुल सीखता, और यही तमाम जो संगीतकार हैं अपनी बात में ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि भले ही वो 50 साल की रही हो, 60 साल की रही हो, जिस भी उम्र के पड़ाव में उन्होंने गाने गाए हैं, उन गानों को आप देखिए काफ़ी यंग लड़कियों के साथ। आप अगर चलिए 90s के दशक में आप आ जाइए, आप देखें जब हम रंगीला की बात करते हैं, हम ताल की बात करते हैं, हम चलिए सत्या की बात करते हैं, जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं, तब यहाँ पर आप आइए इस पड़ाव के गानों को तो आप देखिए लीड एक्ट्रेस के गानों को वो आवाज़ देती रही हैं। और यही संगीतकार कहते हैं कि उनकी आवाज़ में जो खनक, जो शोखी, जो चुलबुलापन है वो उम्र के अंतिम पड़ाव तक कायम रहा। आप शुरुआत से नया दौर के समय से आप A.R. रहमान तक साहब ने जो उनसे गाने गवाए हैं, आप वहाँ तक आ जाइए, विशाल भारद्वाज ने गाने गवाए हैं उनके साथ, तो उनकी वो आवाज़ बनी रही और मुकम्मल आवाज़ रही हर दौर के लिए। आपके ही इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हर दौर में ढल जाती हूँ, और यही उनको एक मुकम्मल स्टार बनाता रहा। प्रशांत, आप एक ये जिक्र आपके साथ करना चाहूँगी, हर इंटरव्यू में आशा भोसले जी ये मानती रही थी कि हर पड़ाव में मैं ढलना पसंद करती रही, और इसीलिए आज भी उनकी आवाज़ उतनी ही मुकम्मल रही लीड एक्ट्रेसेस के लिए, जो कि हमने 90s के दशक तक देखा। इसके साथ ही आप ये समझिए कि लता जी नंबर 1 रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंबर 2 में आशा जी ने शुरुआत से अपनी आवाज़ को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनकी आवाज़ में जो शोखी और जो एक ठहराव है उसको हमने नहीं देखा। हमने उमराव जान में देखा, हमने इजाज़त में देखा। तो इसको आप किस तरह से समझते हैं कि लता जी से एक अलग पहचान उन्होंने बनाई संगीत की दुनिया में? मैं आपको बता दूं, था क्या कि लता जी और आशा जी की आवाज़ मिलती जुलती थी, दोनों बहनें थीं। हाँ। और ये कॉन्शियसली आशा जी ने डिसीजन लिया कि आशा जी ने वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया था। और जो सबसे पहले, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ब्राज़ीलियन सिंगर और एक्ट्रेस थी जिनका नाम था कार्मेन समथिंग उनका नाम था, और वो उन्होंने सुना 4-5 साल की उम्र में, वो पिक्चर देखी थी इसमें वो थी, और उसके बाद उन्हें वो इतना पसंद आया कि वो उनकी तरह एक्टिंग भी करने लगी, गाने भी लगे। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उनको लगा कि मेरी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं लता जी से मिलती है, तो उन्होंने अपने कुछ वेस्टर्न सिंगर्स को सुन के उनको मिमिक करना शुरू कर दिया। और जिनमें से एक नाम था कैथरीन वैलेंटे, वो फ्रेंच सिंगर थी, इटालियन फ्रेंच सिंगर थी। तो वहाँ से उन्होंने वो सब आवाज़ें बनानी, जैसे अगर आपको याद हो तो किशोर दा ने जो उडली करना शुरू किया था, वो उन्होंने एक फॉरेनर, एक वेस्टर्न म्यूज़िक को सुन के उन्होंने पकड़ा था, और वो जो लाए थे, जबकि उनके छोटे भाई, और जो सीख लिया वो किशोर कुमार ने। तो सेम यहाँ हुआ कि उन्होंने रिहर्स करना शुरू किया, और जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है वो धीरे धीरे जब वो उस पर उस्ताद हो गई तो फिर उन्होंने उनको अपने गानों में डालना शुरू कर दिया, और ऐसे उनकी जो आवाज़ थी वो अलग साउंड करनी शुरू हुई। तो ये कॉन्शियस एक डिसीजन था, और उसके बाद लकीली मुझे लगता है ये भी जिक्र बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से संगीतकारों के साथ साथ उस दौर में, उस प्रयोग में वो ढलती गई। अगर ओपी नैयर साहब के साथ आप देखें, फिर आप आर डी बर्मन के साथ आप देखें, जहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई ठहराव वाले गाने नहीं गवाए गए। जैसे मैंने इजाज़त, मेरा कुछ सामान, जो गुलजार साहब की वो कहानी भी है कि अरे तुम कविता लेकर आ गए हो क्या, जहाँ पे अखबार लेके आ गए, कल को आप बोलोगे कि अखबार लेके इसकी धुन बना दीजिए। तो आशा जी ने वो धुन गाना शुरू किया, और वो तो ये कहानियां भी बहुत मायने रखती हैं जो आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि 92 साल की उम्र में, जहाँ पे लता जी को भी हमने इसी साल 92 साल की उम्र में खोया,
आशा जी को भी हमने 92 साल की उम्र में खोया, लेकिन जो दौर उन्होंने जिया है सीखता, वाकई हमें समझना होगा कि इतने बड़े महान गायिका की बहन होने के नाते एक अलग महान, एक मुकम्मल उन्होंने खुद की एक पहचान बनाई, और वो पहचान में कई संगीतकार समय के साथ जुड़ते रहे, लेकिन एक इंसान के तौर पे जो उनका जुड़ाव इन संगीतकारों के साथ रहा, कलाकारों के साथ रहा, आज उसे भी याद किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी आप देखें इसकी भव्यता और एक अंतिम विदाई एक सेलिब्रेट करके उनको दे रही है कि आप देखिए साउंड सिस्टम, उनके गाने बजाए जा रहे हैं, जहां पर उनके घर में भी हमने देखा कि साउंड सिस्टम लगाया गया, और जहां पर उनकी अंतिम दर्शन के दौरान उनके गाने वहां पर प्ले किए गए। यहां पर भी उनका पूरा कलेक्शन तैयार है उनके मशहूर हिट गानों का, जिसको प्ले किया जाएगा। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र भूषण, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था। एक समय में आपको भी याद होगा, आपसे उन्होंने कहा था कि मैंने फिल्म फेयर अवार्ड लेना मना कर दिया है कि नए जो प्रतिभाएं हैं उनको आप ये अवार्ड दीजिए। तो ऐसा उनका सफर है कि आज उसी सफर को याद हम कर रहे हैं, और वाकई ये तो हम मानते हैं कि आशा भोसले जी की जगह पर ऐसी कोई आवाज नहीं आ पाएगी जो यूनिकनेस, जो एक अलग आवाज उनकी थी, उसमें कोई भी उस जगह को भर नहीं पाएगा। लेकिन आज का दिन उनकी इसी आवाज को सेलिब्रेट करने का भी दिन है। बिल्कुल, हर कोई जो उनसे मिला उन पर वो एक छाप छोड़कर जरूर गई हैं, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो। आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन लौटेंगे आपके पास और अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन खबरों में जाने से पहले इस वक्त एनडीटीवी इंडिया की तरफ से आशा भोसले को हमारी श्रद्धांजलि।